ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं लंदन। आज आपके सामने गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फॉर स्पेसिफिकली फॉर सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन। हम सब्जेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। And today I'm going to start with reading reading named as financial analysis tools। तो आपके लिए आज मैं बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें मेंशन करने वाला हूँ। एक गाना भी दिखाऊंगा। आई विल बी शोइंग यू एप्पल कंप्यूटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं उसके बाद आपको रेशोज और बड़े सारी बातों को बताने वाला हूँ। बेटे आज का लेक्चर आपके लिए पूरे इस रीडिंग को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना रजिस्टर्स ओपन कर लें। मैंने लिखा जी ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिखा मैंने सीएफए लेवल 1 रीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, ऑफ कोका कोला, ऑफ मैकडॉनल्ड्स, ऑफ नेरोलैक पेंट्स, आई हैव टू एनालाइज दैट। Up to this point, we have discussed what is the meaning of income statement, understanding income statement. We have discussed that. We have discussed understanding balance sheet. We have discussed understanding cash flow statement. और मैंने अभी तक बेटे 75 लेक्चर्स ले लिए पहले 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में। आज ये रीडिंग नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं अल्फाबेटिकली 1 से स्टार्ट करूं तो दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर 1 में मैं आपके सामने फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स की बातें करूंगा कि कैसी कौन से टूल्स हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ विच अ चार्टर्ड होल्डर कैन एनालाइज। जैसे एक डॉक्टर के पास कभी आपने देखा हो तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, डॉक्टर शुगर लेवल चेक करता है, डॉक्टर ईसीजी चेक करता है। It means doctor has those tools. With help of that he can analyze कि भाई पेशेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। आप एक चीज बताएं मुझे, एक स्टूडेंट की बात अगर हम करें दोस्तों, स्टूडेंट मेरी कहानी मेरी मुंह जबानी पहले अगर आप सुन लेंगे तो आपको पूरा ये जो चैप्टर रीडिंग है समझ आ जाएगी। आई विल बी शोइंग यू माय जूस नोट्स ऑल्सो। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मेंशन करूंगा। दोस्तों मैंने इसके जूस नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने लिखा फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स, और इस फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स में देयर आर 7 और 8 लर्निंग आउटकम्स, वो देखेंगे। बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज आई हैव डिवाइडेड दिस होल चैप्टर इन दीज कंसेप्ट्स, 9-10 कंसेप्ट्स। और उन कंसेप्ट से पहले आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बर्ड आई व्यू देना चाहता हूं, एक बेटे फ्लो चार्ट कराना चाहता हूं। और उस फ्लो चार्ट में आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल एनालिसिस, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, व्हाट आर द 3 आंसर्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। दोस्तों हमने कुछ भी आने वाले लेक्चर्स में रटना नहीं है। मैंने करिकुलम, मैंने स्क्वाजर, मैंने बाकी नोट्स, अपनी नॉलेज ऐड करके आपके जूस नोट्स बनाए हैं। बट जूस नोट्स के साथ साथ आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो A to Z सभी क्लैरिटी आने वाली है। मैं आपके लिए सबसे पहले अपनी मुंह जबानी अपनी एक कहानी बताने वाला हूं। मेरी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे। आगे चले बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई। वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव सीन द नोट्स टू अकाउंट्स, वी हैव सीन मैनेजमेंट डिस्कशन, वी हैव सीन हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, वी हैव सीन बैलेंस शीट, वी हैव सीन द एसेट्स। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें की, कैश फ्लो की बातें की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बातें की, इन्वेस्टिंग की बातें की, डायरेक्ट मेथड की बातें की, इनडायरेक्ट मेथड की बातें की। बेटे अब मुझे रोकना मत। आज तक जो भी कुछ बताया मैंने लास्ट 70-75 लेक्चर्स में, एक बच्चा कहता 75 बेटे, मैंने कहा आपको लॉजिकली जो बातें मैंने बताई आज उसका एक एनालिसिस टूल की बात हम करने वाले हैं। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स। ऐसे टूल्स क्या हैं जिसकी हेल्प से एक चार्टर्ड होल्डर एक हिडन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, from that digging out of hidden transactions, digging out of forensic transactions, digging out of some more वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो एक स्टेक होल्डर को, एक कॉमन होल्डर को, एक कॉमन मैन को, एक मैंगो पीपल को नहीं दिख सकती। तो आज उन टेक्निक्स की बातें करेंगे। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बता चुका हूं दैट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव सीन दिस, वी हैव प्रिपेयर्ड हमने इन सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देखा। ये देखिए मैंने आज आपके सामने एप्पल कंप्यूटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख दी।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कई बार देखा, हम ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाते थे, कई बार दीज फ्लो चार्ट्स कैन बी बार ग्राफ्स, कंट्रोल चार्ट्स, लाइन चार्ट्स. वी कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई ये आज अगर एप्पल कंप्यूटर्स की बैलेंस शीट हम देखें तो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. मैंगो पीपल कैन नॉट फाइंड आउट दिस. एज अ चार्टर होल्डर जो आप बनने वाले हैं बेटा, आपको ये सारी बातों को एनालाइज करना है और आप इन सभी बातों को आराम से एनालाइज करते करते, कैलकुलेट करते करते लोगों को बताएंगे. मैंने ये आपके सामने मैकडॉनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट बना दी, मैंने नहीं बनाई, शो की. दे हैव प्रिपेयर्ड द बार ग्राफ्स and as per these bar graphs they want to tell you that this is the revenue, this is the expense, this is the, it means with the help of graphical analysis, with the help of common size analysis, with the help of regression analysis, with the help of ratio analysis. बेटे 4 बातें बताऊंगा मैं फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स में, और ये चारों के ऊपर ही पूरा चैप्टर, पूरी रीडिंग घूमती है कि हम फ्लो चार्ट्स कैसे बनाएंगे, विद हाउ वी कैन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल वी कैन एनालाइज द थिंग्स, हाउ विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन वी कैन एनालाइज द थिंग्स, हाउ विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज यू नो वी कैन एनालाइज द थिंग्स, एंड देन लास्टली हाउ विद द हेल्प ऑफ रेशियोज. 11th क्लास से आप रेशियोज करते आ रहे हैं, लेकिन आप जब मेरे लेक्चर को सुनेंगे ना तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आज तक आपने वैसे इंटरप्रिटेशन कभी देखी नहीं जिस तरह से मैं बताऊंगा. तो आइए हम चल पड़े यहां पर आगे, दोबारा से कोका कोला के ऊपर आगे. बेटा ये कोका कोला है, कोका कोला, हाँ जी कोका कोला. They have also prepared a chart, you know, and they have shown that why it has been dropped, why the increase, why this. It means we want to find out that whether the company is doing good, whether the company is performing good, whether the company has sufficient cash that they can pay their liabilities, that they can meet their obligations, whether the company is solvent, what is the prediction behind that, आने वाले दिनों में क्या होगा, फोरकास्टिंग क्या होगी, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है. इन सभी बातों को सीखने के लिए मैं आपको दोबारा से अपनी कहानी में लेके जा रहा हूं. तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई और मैंने कहा कि उस छुपी हुई इंफॉर्मेशन को डिग आउट करने के लिए चार्टर्ड होल्डर का जन्म हुआ है, और आज आप उन्हीं टेक्निक्स को समझ रहे हैं, क्योंकि उन टेक्निक्स की हेल्प से, उन टूल्स की हेल्प से आप उन छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालेंगे. तो मैंने एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड भी शो करनी है आपको बेटे, बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट कार्ड है. अगर आप देखें तो आप जब बच्चे थे ना छोटे से, तो आप क्या करते थे, रिपोर्ट कार्ड बनाते थे. ठीक है जी, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी. अगर आप ध्यान से देखें तो रिपोर्ट कार्ड में ग्राफ्स हैं, सिंबल्स हैं, आपको सिंबल से बताया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट की बातें हैं. नाउ विद हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट कार्ड आई कैन एनालाइज कि भाई वो स्टूडेंट कहाँ परफॉर्म कर रहा है, वो किस सब्जेक्ट में लैक कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको म्यूजिक कैसा अच्छा लगता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, उसका मैथमेटिक्स कैसा है, वेदर ही कैन टेक कॉमर्स विद मैथ्स और नॉट. आई कैन हैव अ ह्यूज इंफॉर्मेशन. बट एक मूवी आई थी व्हाट इज योर राशि, प्रियंका चोपड़ा की, अब तो शादी होगी प्रियंका चोपड़ा की. उसमें था कि अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता चल जाए तो आप उसके बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं. Similarly, if I am aware of the financial statements, if I am aware of the income statement, if I am aware of the balance sheet, if I am aware of the cash flow statement, I can determine so many things in regard to that, you know. और वही टास्क है आपका. आज के इस लेक्चर में उसी टास्क को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. तो देखिए जी, रिपोर्ट कार्ड, इसका मतलब यू आर डूइंग एनालिसिस. कोविड टेस्ट, एक डॉक्टर कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक कर रहा है, इट मींस ही इज डूइंग एनालिसिस. सिमिलरली एक लड़का और एक लड़की की मैरिज होने वाली है, फिक्स हो गई है, एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या उनकी बातें एक दूसरे की वेवलेंथ मिलती है या नहीं मिलती. सो दे विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ फेस एक्सप्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ देयर थॉट्स, एक लड़का एक लड़की के बारे में एनालाइज करता है. सिमिलरली एक लड़की एक लड़के के बारे में एनालाइज करती है. तो आज आप एक चार्टर्ड होल्डर हैं, आपके पास बड़े सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले चाहता हूं आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें. जो भी स्टूडेंट्स लेट के पढ़ रहे हैं ना, थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के. बेटा रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठे और नोट करना है क्या, ये फर्स्ट दिस पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर अ चार्टर्ड होल्डर. आप चार्टर्ड होल्डर हैं, आप CFA हैं, CFA रामलाल, हाँ, आपके नाम के आगे लगेगा CFA. अगर थोड़ी सी और मेहनत कर दी तो बेटा ये 4 टूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. तो मैंने लिखा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में
common size analysis. Now we can compare a company with that company only. मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकता हूं कि मैंने लास्ट ईयर क्या परफॉर्म किया, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या परफॉर्म किया, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या परफॉर्म किया. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. मैं अपने आप को अपने दोस्त से, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकता हूं. इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस. अभी देखेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इनकम स्टेटमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन बैलेंस शीट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कैश फ्लो, बट स्टिल आज बात उठी है तो बात कहीं दूर तक जाएगी. मुझे रोकना मत, मैं सब बातें बताऊंगा. पहले आप लिख लें कॉमन साइज एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस. कॉमन साइज एनालिसिस, graphical analysis, regression analysis, ratio analysis. It means I will be telling you 4 techniques in regard to analyzing a financial statement. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे. इसके पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या फाइनेंशियल एनालिसिस होता है. आइए बेटे, एक फ्लो चार्ट बना है बड़ा प्यारा सा. आई हैव प्रिपेयर्ड इन जूस नोट्स, बट आपको अपने हाथों से वो फ्लो चार्ट बनाना है. जिस बच्चे ने अपने हाथ से बनाया ना, उसको ज़्यादा समझ आएगा. तो मैं आपसे कहता हूं, आप सभी आने वाले 5 मिनट मेरी बात को देखेंगे. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, व्हाट इज द फ्लो चार्ट. फर्स्टली, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक फ्लो चार्ट की बातें करूंगा. बेटे, आप सबको अपने हाथ से ये फ्लो चार्ट बनाना है. हेडिंग ऊपर लिख दीजिए. मैंने लिखा जी ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. आई थिंक अभी तक आपको ये बात तो समझ आ गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स. आप देखिए जगह जगह एनालिसिस यूज हो रहा है. इक्विटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस. आपको एनालाइज करना है और आने वाला जमाना एनालिसिस का ही है. तो मैं चाहता हूं फर्स्ट आप टेबल बनाएं, आप एक फ्लो चार्ट बनाएं और फर्स्ट बॉक्स में लिखें टू यूज डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिक डिसीजंस. Because there are so many prospective investors, there are so many stakeholders, there are so many employees, there are so many government, and they have to take the economic decisions in regard to that particular company. And this person, the charter holder, will deduct, will find out, will explore the sum of the hidden transactions. So वही बात लिखे, to use data from financial statements to report, to support economic decisions means whether एक मैंगो पीपल, एक आम आदमी को डिसाइड करना है कि क्या मैं कोका कोला के शेयर्स बाय करूं या नहीं करूं. अमेरिकन है, पढ़ा लिखा नहीं है, मजे करता है जिंदगी के, बट ही हैज सम सरप्लस फंड एंड ही वांट टू इन्वेस्ट, ही वांट टू फाइंड आउट. सो दैट इज द रिपोर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल होल्डर, चार्टर्ड फाइनेंशियल होल्डर. दैट इज समथिंग इज नेम्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस. आप अगर आने वाले ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे बेटे, इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, व्हेन यू कैन इजिली एनालाइज फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स, आपको समझ आ जाएंगी. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या टूल्स हैं और क्या टेक्निक्स हैं, ये बातें अगर हम सीख लें तो काफ़ी हद तक मजे आने वाले हैं. बेटे, मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन नंबर 2 देने वाला हूं और उसका नाम है इक्विटी एनालिसिस के लिए आप कैसे देखेंगे. दैट वी हैव इन द इनकम स्टेटमेंट, वी हैव सीन ईपीएस, वी हैव सीन बेसिक ईपीएस, वी हैव सीन डाइल्यूटेड ईपीएस. तो इक्विटी एनालिसिस क्या होती है, क्रेडिट एनालिसिस क्या होती है. बेटे, कोविड सिनेरियो के पोस्ट में अगर आप देखें, है ना, तो आज क्रेडिट एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड आ गया है. बिकॉज लोगों के पास इतना काम नहीं है, दे आर गेटिंग देयर फंड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स. सो वेदर टू ग्रांट दैट क्रेडिट और नॉट, supplier has to find out, bankers have to find out. So that is nothing but credit analysis. And the question number 3 is, what is common size analysis. मैं तो ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में बेटर है आप लिखिए व्हाट इज ड्यूपॉन्ट एनालिसिस. बेटे, एक ड्यूपॉन्ट कंपनी की बात करेंगे. एक ड्यूपॉन्ट एक इंसान था, उसकी फोटो में दिखाऊंगा. उस कंपनी में वो काम करता था और उसने एक बड़ी प्यारी सी बात 3 वेरिएबल्स और 5 वेरिएबल्स की निकाली. हम डिस्कस करेंगे. पहले बताओ, आपने फर्स्ट बॉक्स सबने बना लिया.
फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालाइज करना। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है, आपको फेसबुक में किसी ने कुछ कहा, कुछ स्माइली बना दिया, कुछ और लिख दिया, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि कहीं उसके कहने का मतलब ये तो नहीं था, कहीं उसके कहने का मतलब ये तो नहीं था, क्या उसने आंसर नहीं दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं है, क्या वो मेरे आंसर का वेट तो नहीं कर रहा। इट मीन्स यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स। करते हैं या नहीं करते? इसी तरह से आपके सामने मैं पाव भाजी रख दूं, छोले भटूरा रख दूं, तो आप उसको खाएंगे और एनालाइज करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कि भाई ये हल्दीराम के ज़्यादा अच्छे हैं या बीकानेर वाले के अच्छे हैं या इसके अच्छे हैं या उसके अच्छे हैं। इट मीन्स यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स। आप सुबह से लेकर रात तक एक्चुअली में एनालाइज करते हो यार। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। फर्स्ट इज व्हाट आर द टूल्स, तो यहाँ पे लिख भी दें 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे चार्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंट रेशियोज, व्हाट आर द डिफरेंट रेशियोज टू बी यूज्ड इन इक्विटी एंड क्रेडिट एनालिसिस एंड व्हाट आई मीन बाय ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, हाँ जी मैं रिपीट करता हूं, इफ आई वांट टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग 3 आंसर्स। भाई क्वेश्चन आंसर के लिए तीन डब्बे बनाए मैंने। नीचे लिखा आंसर नंबर 1, मैंने लिखा जी 5 रेशियोज होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक्टिविटी रेशियोज करनी है, लिक्विडिटी रेशियोज करनी है, सॉल्वेंसी रेशियोज करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करनी है, वैल्यूएशन रेशियोज करनी है। बचपन से आप करते आ रहे हैं, लेकिन हम CFA में एक अलग एस्पेक्ट में उन रेशियोज को देखेंगे, ठीक है जी। आंसर नंबर 2 is that what are the ratios you will use while doing equity analysis or credit analysis. We will be calculating so many tools. अब देखिए ऐसा होता है ना कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट प्रॉब्लम की दवाइयां अलग है, हार्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, हार्ट प्रॉब्लम के लिए सब चीज़ें अलग है। किसी को भगवान ना करे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है ना, आफ्टर कोविड, तो उसकी अलग से प्रॉब्लम उसके अलग है। तो इट मीन्स वी हैव अ सेपरेट टूल्स फॉर इक्विटी एनालिसिस एंड क्रेडिट एनालिसिस। उसको लिख लेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बैक वैल्यू, बुक वैल्यू, EPS। भूपेश आनंद सबके लॉजिक्स बताएगा। और मैं थर्ड में ड्यू पॉन्ट कह रहा हूं। बेटा ये मत लिखें, ये तो फर्स्ट में मैंने कवर कर ही दिया, आप यहां खाली लिख दें ड्यू पॉन्ट एनालिसिस और 2 बातें लिख लें 3 वेरिएबल एंड 5 वेरिएबल। ठीक है जी, मैं आगे चल रहा हूं। मैं इस समय आपको चार्ट बता चुका हूं और अभी रेशियोज में हम आएंगे, रेशियोज को डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें मेरी रह गई हैं, पहले हम उस फ्लो चार्ट के बाद यहां पर आ जाएं। दैट देयर आर 3 टूल्स। मैं यहां से आ रहा हूं बेटे, मैं भूपेश आनंद इस तरह से चलूंगा। रीडिंग में जैसे मर्जी दिया, स्क्वायर में जैसे मर्जी दीजिए, करिकुलम बेटे मैं सिस्टमैटिकली चलूंगा। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो आपको सारी बातें ठीक लगेंगी। So there are 4 tools with the help of which there are 4 tools or techniques with the help of which I can analyze the financial statements. And the big tool and the first tool is which you have to write down is common size analysis. Second is graphical analysis. Third is regression analysis. Fourth is ratio analysis. तो मैं आ गया जी सबसे पहले common size analysis में। बेटे आज क्या मैंने अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट में भी, अंडरस्टैंडिंग बैंक बैलेंस शीट में भी एंड इन अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कॉमन साइज बनाया था। कॉमन का मतलब है कि भाई ये एक 8th क्लास का बच्चा है, दूसरा 5th क्लास का बच्चा है। अगर इफ आई वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस सो देयर हैज टू बी सम कॉमननेस, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स किसी के 50 मार्क्स के हैं, किसी के 100 मार्क्स के हैं, किसी का ओरल है, किसी के MCQs हैं। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई वांट टू कंपेयर वन कंपनी विद अनदर कॉर्पोरेट एंटिटी, लेट इट बी पेप्सी विद कोका कोला एंड लेट इट बी कोका कोला विद मैकडॉनल्ड्स एंड लेट इट बी अपोलो टायर विद MRF टायर्स, सो देयर हैज टू बी सम कॉमननेस। वहीं पर हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज एनालिसिस। और बेटे कॉमन साइज एनालिसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, थोड़ा सा याद आ रहा हो, वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अपने से अपने आप को ही मैं कंपेयर कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
अपने को दूसरों से कंपेयर कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। तो आप सब लिख रहे हैं, मैं अभी जूस नोट्स में आ रहा हूं, बड़े प्यारी मैंने पीपीटीज प्रिपेयर किए हैं जूस नोट्स बेटे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, करिकुलम से नहीं है, स्क्वेजर से नहीं है बेटे, अपनी मेहनत की है मैंने। आइए लिखें पहले, कॉमन साइज एनालिसिस के दो ब्रांचेस बनाए, वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल का मतलब है, जैसे याद आ रहा हो थोड़ा सा, हम इनकम स्टेटमेंट की एक एक आइटम को विद रिस्पेक्ट टू सेल्स कंपेयर करते थे और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है? इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, एबिडा विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, एबिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. It means we calculate each and every item in percentage and with respect to sales, and then we can say that this is vertical income statement. Similarly, in case of a balance sheet, all the numbers which are there in the balance sheet, let it be equity, let it be asset, let it be liabilities, are to be compared with respect to assets. बड़े पापा, पापा ही पापा, जैसे इनकम स्टेटमेंट में बड़े पापा सेल्स होते हैं, बैलेंस शीट में बड़े पापा इज एसेट्स into 100. and similarly I can calculate for cash flow also. तो अभी हम देखेंगे, मैं एक केस स्टडी कराऊंगा, जूस नोट्स में बड़ी प्यारी सी केस स्टडी लिखी है, आप इस फ्लो चार्ट को बना लें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मैं एक बेस ईयर, सबसे पुराने ईयर को मैं बेस ईयर मान लूंगा, उससे देखूंगा कि मैं इससे कितना मैंने बड़ा ग्रोथ किया, इससे कितना डिक्लाइन किया, इससे कितना ग्रो किया। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में मैं लिख रहा हूं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आइए एक बार थोड़ा सा जूस नोट्स को देख लें कि मैं जूस नोट्स में क्या कहना चाह रहा हूं आपको कॉमन साइज एनालिसिस के लिए। तो बेटे मैंने कॉमन साइज एनालिसिस के लिए एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी प्रिपेयर किया है, और आप अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मैंने बड़ी मेहनत करके एक केस स्टडी, बड़ा कुछ बनाया बेटे। आप ये समझ लो कि अगर आप आने वाले 2-3 लेक्चर्स को ध्यान से आपने सुन लिया तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप देख रहे हैं मैंने ड्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे कैसे फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, कैसे 3 वेरिएबल से हम 5 वेरिएबल में आएंगे और देखेंगे। अभी छोड़ दीजिए, अभी आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करें बस आप। कॉमन साइज एनालिसिस, वेयर इज कॉमन साइज एनालिसिस बेटे, कहाँ है, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमन साइज एनालिसिस में मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने लिखा है उसको, जबकि मैं एक्सप्लेन पहले लेक्चर में कर रहा हूँ। ये ना बेटे, लो बेटा, कंसेप्ट नंबर 7 है कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस फर्म्स एंड टाइम। इट मीन्स व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। हम एक फर्म का दूसरी फर्म से, या एक फर्म का इस ईयर से लास्ट ईयर से, जैसे अभी 2023 चल रहा है मान लेते हैं, 2025 चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो 2026 डाटा विद 2020 प्रायर टू कोविड 2018, or if I want to compare 2019 with 2022 in COVID scenario, it means I can compare a firm with another firm, or I can compare a firm with in its own that firm. तो यहाँ पे लिखा मैंने वो, for quickly viewing, आपको एक आइडिया लग जाएगा certain financial ratios like profitability ratios, बट एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगी कॉमन साइज एनालिसिस से कि गाड़ी पटरी पे चल रही है या पटरी से उतर गई, मोटा मोटी एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। तो कॉमन साइज एनालिसिस के दो पार्ट्स अभी अभी हमने देखे, हैंड रेटेड फ्लो चार्ट्स में बनाया। वन इज वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम सेल्स से रिलेट करते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट से रिलेट करते हैं, कैश फ्लो में हम टोटल सेल से रिलेट करते हैं, कैश फ्लो विद रिस्पेक्ट टू दैट। और इसमें मैंने लिखा बेटे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब एक ही साल का, एक ही कंपनी का एक साल का दूसरे साल से, दूसरे साल का तीसरे साल से हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज नेम्ड एज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आइए एक बार जल्दी से, मैंने बड़ी प्यारी सी केस स्टडी बनाई है, नो डाउट आई हैव डिस्कस इन इनकम स्टेटमेंट आल्सो, बट स्टिल जस्ट टू हैव एन आइडिया दैट हैव एन फ्लेवर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि छोले भटूरे अच्छे हैं, तो मुझे एक भटूरे की छोटी सी वो तोड़कर चने लगाकर खाना पड़ेगा ना, तो मैं वो खिला रहा हूँ, आप मेरे साथ खाएंगे तो मजे आएंगे छोले भटूरे के। डू वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैंने कहा जी आप दोनों कीजिए, मुझे पता है आपको पता है, आई नो दैट यू नो, बट आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट नो, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट $600 million, 600 million euros। इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, बेटे ये एसेट्स की फिगर्स दी हुई है, ये बेटे ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, आराम से
वर्टिकल तो बड़ा ही सिंपल है जी। वर्टिकल में हम क्या करते हैं, 600 विद रिस्पेक्ट टू 1600, 200 विद रिस्पेक्ट टू 1600, 400 विद रिस्पेक्ट टू 1600, 400 विद रिस्पेक्ट टू 1600। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ले आइए बेटे कैलकुलेटर। आज के लेक्चर में होना वैसे ज़रूरी था। एक बच्चा इसको नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर मान रहा है, बेवकूफ़ है, दोबारा फीस भरेगा भैया। आप चेक करो जी, क्या आप 600 अपॉन 1600 इंटू 100 करके 37.5% प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं? इंटेंजिबल्स आर 12.5, इन्वेस्टमेंट्स आर 25, करंट एसेट्स आर 25 एंड टोटल इज 100. Similarly, I can do for year 2 and year 3. Now the logic here is, the catch here is, as an analyst, as a holder, as a financial analyst, as a chartered holder, मैं ये कह सकता हूँ कि एसेट्स में सबसे ज़्यादा मेजर कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है। इसका मतलब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, and we have to see that whether that property plant and equipment is of latest technology or of poor technology, so and whether that property plant equipment is properly efficiently being used or not. ये बड़े सारे यार्डस्टिक्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता हूँ with help of vertical analysis. Similarly, I can say current assets are 25%. So whether I am utilizing, whether it is enough to keep 25% as current assets, or I am keeping it more than optimum balance. क्या मैं उसको ऑप्टिमम बैलेंस से ज़्यादा रख रहा हूँ या कम रखा रहा हूँ, ये बातें सारी मैं वर्टिकल एनालिसिस से जांच सकता हूँ। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब है हम उस आइटम के, उस इनकम स्टेटमेंट की सभी आइटम्स को सेल से और बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को एसेट से, बड़े पापा से छोटे पापा को बड़े पापा से, छोटी मम्मी को बड़े पापा से, बड़ी मम्मी को बड़े पापा से रिलेट करते हैं। बैलेंस शीट में बड़े पापा एसेट्स, इनकम स्टेटमेंट में बड़े पापा सेल्स। तो बेटे इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट मींस ईयर ऑन ईयर, मैं पहले ईयर को बेस बनाऊंगा क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो पहला ईयर हो गया 1। अब आप चेक करिए कि सेकेंड ईयर में अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप बताइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ईयर 1 और ईयर 2, फिर ईयर 1 इंटेंजिबल्स 200 एंड दिस। तो इसको मेरे को लग रहा है ये 1400 होगी बेटा, थोड़ा गलत है, एक बार देख लें। ये आ रहा है 2 और एक बार बेटे मेरे को लगा था थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसके हिसाब से 1.5 है ना, तो ये फिगर होगी बेटे 900 है बेटा, 1900 नहीं है। आप करो 900 अपॉन 600, ये कट गया जी, 3 2 जार 3 3 जार 1.5, ये आ गया। प्रिंटिंग हो जाती है बेटे, कोई बात नहीं। 1.5 इसका मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ एसेट्स को परचेज किया है। सो एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या किया है। सिमिलरली फॉर इंटेंजिबल्स, सिमिलरली फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है। इसका मतलब आपने फर्स्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ईयर देयर इज नो इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स 1 विद 2, it means there is an increase in the investment in the current assets, and then you have to find out what are the reasons for that, why you have increased investments in current assets, because that money could have used for investment purpose. आप उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डिपॉजिट कर सकते थे। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ईयर ऑन ईयर, वर्टिकल इज फर्म विद अनदर फर्म। हम कर रहे हैं कॉमन साइज एनालिसिस। एक बच्चे को नींद आ रही थी, मैं थप्पड़ मारने के लिए आ रहा हूँ बेटा, खींच के मारूंगा उसको। कॉमन साइज एनालिसिस आई थिंक आप सबको समझ आ गया। हम नेक्स्ट एनालिसिस की बात करेंगे। कॉमन साइज एनालिसिस के बाद मैं नेक्स्ट एनालिसिस में आ रहा हूँ, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। आई थिंक अभी मैंने आपको मैकडोनाल्ड्स की, कोका कोला की बैलेंस शीट्स दिखाई और उसमें ग्राफ्स बने हुए थे, किसी ने बार बनाया, किसी ने लाइन बनाया। तो बेटे आपको अगर हम ग्राफ दे दें, if you prepare a graph of the profits or EPS or sales or revenue or net income or net profit, कर सकते हैं ना। So that graph can be either in the bar form or that can be in the line form. तो
आपने बड़ी सिंपल सी बात देखनी है. इट यूज ग्राफिकल एनालिसिस यूजेस इंटरप्रिटेशंस ऑफ हाउ नंबर्स आर मूविंग. Within a click of second, you can find out that how your numbers are moving. That is nothing but graphical analysis. And there are two types of graphs. जैसे मैंने अभी बताया, एक बार ग्राफ होते हैं. जैसे बार ग्राफ क्या होते हैं बेटे, अभी देखा था हमने, ये बार ग्राफ हो गए, है ना. लाइन ग्राफ क्या होते हैं, लाइन हो गया. मैंने अभी कोका कोला मैकडोनल्ड्स दिखाया था, तो एक ने लाइन बनाया हुआ, दूसरे ने बार बनाया हुआ है. आप लिख लें बेटा, लिखें जी. आइए ग्राफिकल एनालिसिस को थोड़ा सा देख लें. बड़े प्यारे से मैंने जूस नोट्स बनाए हैं. आप हैंड रिटन स्लाइड्स भी लिखें, मेरे लॉजिक्स को समझें, मेरी कहानी को देखें, बैलेंस शीट्स देखें, रियल लाइफ देखें, अभी गाना दिखाऊंगा, अलॉन्ग विद दैट जूस नोट्स देखें. बट ये सारे फ्लेवर्स दूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स. तो देखिए क्या लिखा है. ग्राफ कैन बी यूज टू विजुअली प्रेजेंट कंपैरिजंस. आंखों से विजुअली यू कैन इजिली सी द कंपैरिजंस with help of graph and composition of financial elements. ठीक है जी. तो it is a column graph, it is a line graph, shows the change in items from year to year in graphical form. एक साल से दूसरे साल की आइटम्स को ये ग्राफिकल फॉर्म में बताता है, and that is named as a graphical analysis. It shows the data in a line graph. मैंने आपको अभी दिखाया मैकडोनल्ड्स, दे हैव प्रिपेयर्ड इन लाइन ग्राफ, एंड बैलेंस कोका कोला दिखाया तो दे हैव प्रिपेयर्ड द बार ग्राफ. तो ग्राफिकल एनालिसिस बड़ा सिंपल है जी. आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है जी. मैं भूपेश आनंद इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टूल में आ गया, और उसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस. सबसे इंपॉर्टेंट है जी रिग्रेशन. आप जब 6th 7th 8th क्लास में थे ना, तो आप इक्वेशंस करते थे. इक्वेशन में एक इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में एक साइड होती थी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड होती थी राइट हैंड साइड. नो डाउट आई हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. फिर ये नहीं कह रहा कि वहाँ से जाके देख लो, अभी समझ लो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक साइड होती थी लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड होती थी राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड is a dependent variable, and in right hand side we write down, for example आप लिखते थे y is equal to a plus bx. याद आ रहा है? y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया. किस पे, a पे प्लस b x पे. इट मीन्स a और x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे मैं कहता हूं एक कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो इतनी है, या एक कंपनी का मार्केट प्राइस इतना है, या एज ए चार्टर्ड होल्डर जब आपको जॉब लगेगी तो आपके दोस्त की लगी $X में और आपकी लगी X प्लस समथिंग डॉलर्स में. देन व्हाट आर द फैक्टर्स कि आपकी X प्लस समथिंग में लगी? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन X प्लस समथिंग. योर सैलरी पैकेज डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, your degree. That is okay. Along with that, how much is your communication skills? That is an independent variable. Along with that, how much is your computer skills? That is also an independent variable. How much is your mind skills? It means mind skills, computer skills, communication skills, आपकी डिग्री, ये सभी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं आपके सैलरी पैकेज को डिटरमाइन करने के लिए, और हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाला समय आपको ये अमाउंट ऑफ सैलरी पैकेज मिलेगा. इट मीन्स आई एम डूइंग नथिंग बट रिग्रेशन एनालिसिस. मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूं, और उस फोरकास्टिंग में एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट और बड़े सारे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा जी इस बार बारिश होगी, मतलब सेल ऑफ अम्ब्रेलास आ गया डिपेंडेंट, एंड सेल ऑफ अम्ब्रेलास विल डिपेंड अपॉन दैट हाउ मच विल बी द क्लाइमेट, हाउ मच विल बी द रेनफॉल दिस ईयर. सो इट मीन्स सेल ऑफ अम्ब्रेला is a dependent variable and rainfall is a independent variable. तो बेटे मैं रिग्रेशन के बारे में इतना बोल सकता हूं कि आप कहेंगे यार पता नहीं ये मास्टर बोलता ही जा रहा है. आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लें जी. लीनियर इक्वेशंस आर रिग्रेशंस which are in the form of y is equal to, which are in the form of y is equal to bx. अभी लिखा है मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल is equal to function of independent variables. It means I will say GDP is a function of
economic growth. GDP is a function of population. GDP is a function of GDP is a function of education. GDP is a function of so many other factors. It means GDP is a dependent factor and these factors are independent. ऐसे कंपनी की बात करते हैं, कोका कोला का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक मार्केट प्राइस है, एक प्राइस अर्निंग रेशो है. सो द प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ कोका कोला विल डिपेंड अपॉन हाउ मच इज द सेल्स और टर्नओवर ऑफ कोका कोला, हाउ मच इज द हाउ मच विल बी द टर्नओवर रेशोज ऑफ कोका कोला. तो वही बात लिखी है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक बच्चा भूल गया कि हम कर क्या रहे हैं. बेटे हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स. चैप्टर नंबर 6 है, रीडिंग नंबर 6 है. मैंने नंबरिंग 1 से दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द 2 टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ विच अ एनालिस्ट कैन एनालाइज. तो मैं पहली करा भी चुका हूँ, कॉमन साइज एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है, ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है. इस समय मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बातें कर रहा हूँ. और रिग्रेशन का मतलब है कि हम एक इक्वेशन की हेल्प से फ्यूचरिस्टिक टर्म्स में फ्यूचर को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. आप लिखें y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डैश 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 bn xn प्लस रैंडम एरर. आराम से y इज इक्वल टू a प्लस bx. पढ़ा हुआ है बेटे, आपने ये पढ़ा हुआ है. जैसे मैं कहता हूँ आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिखें, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, करिकुलम में भी नहीं है, स्क्वायर में भी नहीं है, ये मैंने अपनी स्टोरी अपनी कहानी में लिखा है. एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों की शादी हुई, घर संसार आगे चला. बेटे मरे नहीं. लिखो प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ कोका कोला इज डिपेंडेंट अपॉन, इट मीन्स दिस इज वाई एंड दिस इज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस इज ए. इंटरसेप्ट आ गया, ROE ऑफ कोका कोला, प्रॉफिट या एक x1 वेरिएबल आ गया, फिर x2 वेरिएबल आ गया, फिर x3 आ गया, that is turnover, profit margin, ROE, कुछ भी हो सकता है. there can be so many number of variables. तो one is dependent variable and that dependent variable is dependent upon the function of so many independent variables. ठीक है जी. तो आइए रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी. जैसे आपको मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक मॉडल डिस्कस किया था जिसका नाम था CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. उसमें बेटे हम रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी कैलकुलेट करते थे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते थे. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड्स अपॉन द रिस्क फ्री रेट प्लस द बीटा सेंसिटिविटी इंडेक्स. मैंने टाइटैनिक मूवी का एग्जांपल दिखाया था बीटा को समझाने के लिए, इनटू इक्विटी रिस्क प्रीमियम. तो यही बातें हमने डिस्कस की हैं. दिस इज नथिंग बट रिग्रेशन एनालिसिस. मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप एनालाइज करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस से फ्यूचरिस्टिक नंबर्स, फोरकास्टेड नंबर्स, कि आने वाले दिनों में मेरी सेल्स कितनी हो सकती है अगर ये सब कुछ रहा. आने वाले दिनों में हाउ मच विल बी माई प्रॉफिटेबिलिटी इफ दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर ग्रोइंग लाइक दिस. इट मीन्स यू कैन फोरकास्ट द थिंग्स विद हेल्प ऑफ रिग्रेशन. सो दिस इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक. मैं लास्ट में आ गया बेटे, बस यही लास्ट है और इसके बाद लेक्चर 2 में इसी को कंटिन्यू करेंगे. इंट्रो बताने जा रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस. इतने से थे आप, तब से करते आ रहे हैं. रेशियो का मतलब है जब दो चीजों को रिलेट करते हैं, कि अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपके मार्क्स कितने ज्यादा जाते हैं. इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन योर हार्डवर्क एंड इन योर सक्सेस रेट. And there is an indirect relationship between the hard work and the failure. आप समझ रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं there is a direct relationship between sale of ice creams and climate. Climate का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी sale of ice creams will increase and sale of tea bags will decrease. But winters की बात करें, if there is more winters, it means if the temperature decreases, my sale of tea bags will increase. It means they have an indirect relationship. It means जब भी मैं दो चीजों के बीच में मोहब्बत, 2.5 अक्षर प्रेम के निकालना चाहता हूं, मैं कहूंगा दैट इज रेशो. और रेशो की खासियत क्या है कि इसमें एक वेरिएबल जो है उसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं और दूसरे वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लेते हैं. जब भी हम न्यूमरेटर में एक चीज़ लेते हैं और दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर में लेते हैं और उनको भाग करते हैं तो एक आंसर आता है और उस आंसर का नाम है कोफिशिएंट. दैट इज कोफिशिएंट, दैट इज द आंसर. दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोफिशिएंट. मेरी बात समझ गए?
तो आप पहले लिख लें, धीरे धीरे बताएंगे। बेटे मेरी तो मास्टरी है इसमें रेशियो एनालिसिस में। रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, रेनफॉल एंड सेल ऑफ रेनकोट्स, क्लाइमेट एंड एयर कंडीशनर्स, रिलेशनशिप ऑफ टू अकाउंटिंग फिगर्स, दो अकाउंटिंग फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट की दो फिगर्स, मतलब सेल्स को मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेट करूं, सेल्स को मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स को, एनी टू फिगर्स, वेदर वन इनकम स्टेटमेंट विद वन बैलेंस शीट और वन बैलेंस शीट विद second variable is also a balance sheet figure or second figure is also an income statement, it hardly matters. Whenever I relate to accounting figures, इसको बोलते हैं बेटे अकाउंटिंग रेशियोज। तो मैं सी पॉइंट पे लिख रहा हूं, कोफिशिएंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जनरली देखा गया कि न्यूमरेटर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट रखते हैं। एज अ रूल नहीं है, रटना नहीं है, एक हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये शायद इस तरह से समझा था एट द टाइम मैंने जब CFA अपनी एग्जामिनेशन दे रहा था, CA का दिया, CS का दिया, CMA का दिया, ACC का दिया, IFRS का। बेटे कोई ऐसा पेपर नहीं जो मैंने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद उसको इस तरह से रिलेट करके रखा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट। मतलब अब हमें ये समझना है कि जब मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से हमें समझ आएगा, दैट वेदर दैट थिंग इज हायर द बेटर और लोअर द बेटर। जैसे डॉक्टर अगर एनालाइज करता है किसी पेशेंट के ब्लड के प्रेशर को, तो क्या वो लो है या वो हाई है या वो नॉर्मल है, तो हमें पता होता है कि ब्लड प्रेशर 110 से इतना होना चाहिए। It means we can say that this blood pressure of this human being is high or this blood pressure of this human being is low. So I can, find out whether the higher is better or whether lower is better. वो हम देख लेंगे बेटे। ब्लड प्रेशर में, शुगर लेवल में मैं भूपेश आनंद बेटे आने वाले लेक्चर नंबर 2 में इन सभी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूंगा। बड़ी मेहनत करूंगा बेटे, आपको जूस नोट्स भी दिखाऊंगा, आप उसमें से हम करेंगे। या चलिए आपको थोड़ा सा मैं जूस नोट्स दिखा दूं। आपको तो पता ही है, अभी हमने जूस नोट्स देखे हैं। एक छोटा सा गाना दिखाना चाहता हूँ बेटे, आप अगर गाने को देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से ये पूछे, बता मतलब आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खुदा खुद आए और आपसे पूछे, यार CFA लेवल 1 कर रहा है ना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस दे दूंगा तेरे को। आप समझ रहे हैं? इसका रेलेवेंस ये है, इसका एनालिसिस ये है। मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, एक बार सुन लेते हैं। और भी है अभी इश्क के इम्तिहान। ठीक है जी, तो आप अब इस समय सीधा मैं आपको पहले तो जूस नोट्स में लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको बड़े प्यार से अपने जूस नोट्स में बताया। ये रिग्रेशन एनालिसिस का था। I have given the handwritten slide, but I have also given this regression analysis can be used to identify the relationship between two variables. Linear equations, y is equal to a plus bx plus random error, गलती होने के चांसेस हैं। मैंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर की बातें बताई। CA is a capital asset pricing model, ठीक है सर। So in regression analysis we try to predict same number, some number as a function of independent variable। आराम से बेटे, ये बात सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा आ रहा हूँ अब रेशियो एनालिसिस में। और रेशियो एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। आइए 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 बेटे, रेशियो एनालिसिस में मैंने आपको बताया इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। ये सब बेटे जूस नोट से बड़ी मेहनत की है बेटे, कंसेप्ट बनाया आपके लिए। रेशियो एनालिसिस, आई विल से इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, ratio is a relationship between two accounting figures and there are basically 5 types of ratios जो हमें डिस्कस करनी है। 5 लिखी हैं जी आपके करिकुलम में, आपके स्क्वाइजर में। एक हम एक्टिविटी रेशियोज डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज अ रेलेवेंस इन दिस फैमिली, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट द एक्टिविटी। आप ब्लड प्रेशर निकालते हैं तो क्यों ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता है एक डॉक्टर? किस किस ऑर्गन के बारे में पता लगाना चाहता है डॉक्टर? ECG करता है तो क्या क्या ऑर्गन के बारे में पता लगाना चाहता है डॉक्टर?
या जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो कई बार यू वांट टू फाइंड आउट कि आपके विटामिन कितने हैं, तो विच टाइप ऑफ थिंग्स दे वांट टू डिटरमाइन फ्रॉम योर ब्लड टेस्ट. Similarly, if in the balance sheet, in the income statement, or in a firm, there are so many issues which we are concerned with, that whether this company has liquid funds, that whether this company is solvent. It is not like Kingfisher Airlines or Satyam Computers or Sahara or Lehman Brothers or General Motors, or whether this company is earning profits, or whether this company has a long term profitability. तो इन सभी बातों को, जैसे एक लड़की के पेरेंट्स लड़के के साथ शादी करने से पहले पेरेंट्स क्या क्या एनालाइज करते हैं कि भाई एक लड़का कमाता कितना है, अर्निंग कैपेसिटी, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके फैमिली एनालिसिस, वो रहता कहाँ पर है, उसका घर एनालिसिस, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका माइंड एनालिसिस. बेटे मम्मी ने, लड़की के मम्मी पापा ने अपनी बेटी देनी है दान में, तो वो क्या करते हैं, उस लड़के का एनालिसिस करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट से, कि कहीं सिगरेट और विस्की तो नहीं पीता, कहीं ऐसा तो नहीं करता, कहीं और किसी के साथ इसका अफेयर तो नहीं है. इट मीन्स दे वांट टू एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. सिमिलरली एज अ चार्टर्ड होल्डर आप उस कॉर्पोरेट एंटिटी को अलग अलग पैरामीटर से एनालाइज करेंगे, लिक्विडिटी के पैरामीटर से, सॉल्वेंसी के पैरामीटर से, इक्विटी एक्टिविटी के पैरामीटर से, प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर से, वैल्यूएशन के पैरामीटर से, जो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. तो बेटे वो बातें यहाँ पे लिखी है अपने जूस नोट्स में. फिर हम फॉर्मूलेज देखेंगे, और मेरे लेक्चर में कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं है बेटे. आपको मैं लॉजिक्स बताऊंगा, इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, एंड आई विल टेल यू दैट व्हाई दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड. सारे रेशियोज हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को समझते समझते ही कर लेंगे. तो लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.